नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पेपर के अंतर्गत आज हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत लगभग जीन की जो संरचना है, डीएनए की संरचना है, जीन के प्रकार हैं, जीन की जो क्लासिफिकेशंस हैं, प्रकार, उसके बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हम थोड़ी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो कोई नया शब्द नहीं है। हमने पिछली कक्षाओं में भी बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, लेकिन आज यदि हम कॉलेज के उच्च स्तर पर जाते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को एक उच्च स्तर पर एवं वैज्ञानिक तरीके से जो अनुसंधान है, जो कार्य हैं, उनका वर्णन हम विस्तार पूर्वक तरीके से करते हैं। तो आज हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि बात करें डेफिनेशन की, जैव प्रौद्योगिकी की जो डेफिनेशन है अर्थात परिभाषा यानी कि जैव प्रौद्योगिकी वनस्पति विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से जीव जंतुओं, पौधों एवं उनसे उत्पादित जो उत्पाद हैं एवं जो पदार्थ जो बनाए जाते हैं, जो मानव दैनिक जीवन के लिए अग्रसर कार्य जो काम में आते रहते हैं, तो ऐसी तकनीक को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के द्वारा जो निर्माण किए गए जो उत्पाद हैं, उनका रेगुलर हम जीवन के अंतर्गत दैनिक दिनचर्या में काम में लेते हैं। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा यदि हम देखें तो अभी आधुनिक युग के अंतर्गत जो वैज्ञानिक जो युग है, उनके प्रतिफूल देने के लिए वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न अनुसंधान कार्य करके और विभिन्न प्रकार के उत्पाद निर्मित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने एवं उनका रोगों का जो निदान करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। यदि हम बात करें तो पुराने ज़माने में लोग दही जमाने के बारे में जानते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि ये जो तकनीक है एक जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक के अंतर्गत ही ऐसी जो कार्य है वो चल रहा है। यदि हम बात करें सबसे पहले हिस्ट्री अर्थात इतिहास, जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास के बारे में सबसे पहले बात करें तो प्राचीन काल समय में तो लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं जानते थे, परंतु आधुनिक युग के अंदर जैसे जैसे वैज्ञानिकों का दौर चला, पढ़ाई लिखाई चालू हुई, तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार पूर्वक जानने लगे। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सन 1982 में NBTB की फुल फॉर्म है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड के द्वारा एक अनुसंधान बनाया गया। तो इस अनुसंधान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर ये अनुसंधान बना और इस अनुसंधान के द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा मनुष्य के हाथों एवं जीव जंतुओं के दैनिक जीवन में जो काम में आने वाले जो उत्पाद हैं वो सभी उत्पाद तैयार किए गए। ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी जो बोर्ड है वो दिल्ली में स्थित किया गया और इसके द्वारा न जाने कितने इसकी उप शाखाएँ खोल करके और जैव प्रौद्योगिकी का जो कार्य है उसको बढ़ाया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं 1986 की। 1986 में DBT डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ही इसके अंतर्गत ही NBTB की स्थापना की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये एक ऐसा अनुसंधान था जिस अनुसंधान के द्वारा जो इटली, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में इसके लगभग 6 सहायक जो संस्थाएं थी उनको निर्मित किया गया। उन संस्थाओं के द्वारा जो साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अनुसंधान कार्य, पेड़ पौधे एवं जो कृषि है, अनुसंधान है, ऊर्जा है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत विस्तार पूर्वक काफ़ी अध्ययन किया गया और उसके लिए अनुसंधान कार्य जारी हुए। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनेशनल सेंटर जेनेटिक रिसर्च बोर्ड
इंटरनेशनल सेंटर जेनेटिक रिसर्च बोर्ड ICGRB, ये भी एक बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड के अंतर्गत मनुष्य के दैनिक जीवन में काम में आने वाली विभिन्न उत्पादों को निर्मित किया गया। इसके अलावा कई जो उपयोगी और औषधीय जो प्लांट थे उनको उगाया गया और उनसे जो बनाए जाने वाले उत्पाद हैं उनको विदेशों में भी निर्यात किया गया, और जो विदेशों में जो निर्मित होने वाली जो वस्तुएं उनको हमारे भारत देश में भी इसमें आयात किया गया। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इस बोर्ड के द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य हुए। उसके बाद में हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले कुछ यूजफुल जो उपकरण हैं उनके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। इक्विपमेंट्स अर्थात उपकरण। सबसे पहला जो उपकरण है वो हमारे सब्जेक्ट में ऑटोक्लेव उपकरण का नाम दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जैव प्रौद्योगिकी के बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम में आने वाले एक सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण है वो है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव की जो आकृति होती है वह आकृति इस प्रकार से होती है। ऑटोक्लेव की जो दोनों तरफ इसके दोनों तरफ जो ये जो दीवार बनी होती है वो अत्यधिक कठोर होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है, या कई आजकल जो नए टेक्निकल जो आ गए उसमें स्टील की भी बनी हुई आने लग गई है। उसके बाद में यदि हम ऊपरी छोर पर बात करें तो इसके ऊपर एक मीटर लगा होता है। इस मीटर को फ्रेशर गाज बोलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इनका एक स्विच होता है। और नीचे की तरफ यदि हम बात करें तो इसी की संरचना होती है, और इसके नीचे एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसको हम जो प्लांट के जो उत्पाद होते हैं जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, जिसका भी अपने को कल्चर करना है, जो निर्जमीकृत करना है, वो इसके अंदर रखते हैं। और इसके नीचे की तरफ ये इसमें वाटर भरा होता है। तो इस प्रकार ये इसकी संरचना होती है। ये इधर प्रेशर गाज है, तो इसको चलाते हैं, और चलाने के पश्चात लगभग 10-15 मिनट में चला करके उसमें पानी भरा जाता है। तो ये जो जितने भी जो उत्पाद हैं उनको निर्जमीकृत करने के काम में आता है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ऑटोक्लेव का उपयोग कौन से कार्य में किया जाता है। तो ऑटोक्लेव का जो उपयोग है वो पदार्थों को निर्जमीकृत करने के लिए किया जाता है। तो ये जो पहला जो उपकरण था वह ऑटोक्लेव था। ऑटोक्लेव के बाद में हम दूसरे उपकरण की बात करते हैं। दूसरा जो उपकरण है बायोटेक्नोलॉजी में वो है लेमिनर एयर फ्लो। लेमिनर एयर फ्लो। लेमिनर एयर फ्लो का मतलब है कि लेमिनर वायु प्रवाह है। लेमिनर वायु प्रवाह जो होता है वो एक पोष माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए काम में लिया जाता है। अर्थात जिस उत्पाद को हमने अभी ऑटोक्लेव के द्वारा निर्जमीकृत किया था, उस ऑटोक्लेव को निर्जमीकृत करने के पश्चात जो उत्पाद हमारे पास है उस उत्पाद को हम पोष माध्यम पर कैसे स्थानांतरित करें। तो कैसे स्थानांतरित करें, तो इसके लिए हमारे को लेमिनर एयर फ्लो काम में लिया जाता है। लेमिनर एयर जो फ्लो होता है उसकी संरचना भी एक अलमारी के समान इसकी जो संरचना होती है, और ऐसी इसकी व्यवस्थित जो संरचना होती है। यहाँ पर एक लाइट का सिस्टम होता है, इसके अलावा ये ऐसी इसकी संरचना होती है। तो पोष माध्यम में पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए लेमिनर एयर फ्लो का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस, उनके अंतर्गत इन क्वेश्चनों का आकलन किया जाता है। कई बार वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है कि लेमिनर एयर फ्लो का उपयोग क्या है। तो लेमिनर एयर फ्लो का जो उपयोग होता है वो होता है कि उत्पादों को निर्जमीकृत जो उत्पाद हैं उनको पोष माध्यम पर स्थानांतरित करने के लिए लेमिनर एयर फ्लो का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम तीसरे उपकरण की बात करते हैं। तीसरा जो उपकरण है वो है सेंट्रीफ्यूज।
सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है अपकेंद्रण यंत्र। अपकेंद्रण यंत्र, आजकल हमने देखा होगा कि जितने भी जो डेयरी जो दुग्ध संकलन जो केंद्र लगाए गए हैं, उन दुग्ध संकलन केंद्रों पर भी कई प्रकार की जो मशीनें होती है जो दूध का आकलन करती है। हमने पहले देखा होगा कि जो गर्बर मशीन होती है जो घुमा करके जिनकी वसा ज्ञात की जाती है दूध की, तो वो गर्बर मशीन आधुनिक काल में नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आने लग गई। लेकिन पहले क्या होता था कि गर्बर मशीन चला करती थी। उससे भी यदि हम साधारण तरीके से यदि हम देखें तो एक मिक्सी की तरह इसकी संरचना होती है। मिक्सी की तरह इसकी संरचना होती है। इसके ऊपरी तरफ एक टॉप होता है और उसके अंदर जो होते हैं वो ये इस प्रकार से फ्रैक्शनली टाइप में लगे होते हैं। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ एक मोटर होती है। ये ऐसी संरचना होती है, ये यहाँ ये मोटर होती है और ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये जो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन का जो कार्य होता है वो अपकेंद्रित करने का कार्य है। अपकेंद्रित कार्य करने का ये है कि जो मोटर है, इसकी जो मोटर की यदि हम जो क्षमता देखें तो इसमें गोलाकार राउंड मारती है। ये लगभग 1 मिनट में 1000 से 1500 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से लगाती है। तो इसमें जो हल्का जो पदार्थ होता है वह हल्का पदार्थ ऊपर आ जाता है और जो भारी जिसके अर्थात जिसका वजन ज़्यादा होता है वो पदार्थ नीचे जमा हो जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दुग्ध संकलन केंद्रों में भी पहले गर्बर मशीन के द्वारा वसा ज्ञात की जाती थी, तो वह वसा भी गर्बर मशीन के द्वारा इसी अपकेंद्रण यंत्र की तकनीक के आधार पर किया जाता था। तो ये अपकेंद्रण यंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं कोलेरीमीटर। कोलेरीमीटर कोलेरीमीटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोलेरीमीटर अर्थात कोई रंगों से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैसे पादपों में कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो ट्रटिविटी के आधार पर यदि रंगों की या ट्रटिविटी का जो आकलन किया जाता है वो कोलेरीमीटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर की यदि हम बात करें तो जो पीएच मीटर की जो संरचना होती है वो 1 मीटर, एक तो इसके नीचे की तरफ 1 मीटर होता है, ऐसी इसकी संरचना होती है। यहाँ एक लेबल लगा होता है और इसके अलावा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होता है। ये ऐसी इसकी संरचना होती है। ये पीएच मीटर के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी इसकी संरचना होती है। ये जो पीएच मीटर होता है, इस पीएच मीटर के द्वारा पीएच मान ज्ञात किया जाता है, चाहे मृदा का पीएच मान हो, चाहे जल का पीएच मान हो। यदि हम बात करें, यदि हम जल के पीएच मान की बात करें तो यदि 7 पीएच मान से यदि कम जल का पीएच मान रहता है तो वो अम्लीय जल माना जाता है, 7 पर उदासीन जल माना जाता है और 7 से ऊपर यदि है तो वो क्षारीय जल माना जाता है। इसी प्रकार यदि हम मनुष्य में भी टेम्परेचर ज्ञात करते हैं, पीएच मीटर द्वारा पीएच मान ज्ञात करते हैं, तो ये कई प्रकार से मृदा का भी पीएच मान ज्ञात किया जाता है। पीएच मान के आधार पर ही मृदा को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन मृदाओं के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये पीएच मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 2 प्रकार की, जैसे अपने को मृदा का पीएच मान ज्ञात करना है तो पहले बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, पानी के अंदर उसमें मृदा को घोल करके और इसमें इस इलेक्ट्रोड को आसुत जल से धो करके और उसके अंदर देख लेंगे। फिर इसका जैसे पीएच मान यदि 4 आता है तो उस 4 के ऊपर इसको स्थायी कर देंगे। उसके बाद में पुनः इसको धो करके और दोबारा आकलन करते हैं तो पीएच मान जैसे मान लीजिए 5 आता है, तो कहने का मतलब ये है कि 7 से यदि पीएच मान कम आता है तो वो जो जल होगा वो कैसा होगा, अम्लीय जल होगा। तो इस प्रकार ये जो पीएच मीटर का जो कार्य होता है वो पीएच मान ज्ञात करना होता है। पीएच मीटर के बाद में हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर। छठा जो उपकरण है वो है
हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो आर्द्रता मापी का जो उपयोग होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे को कोई भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत कोई उत्पाद को निर्मित करना है या केलस कल्चर करवाना है तो उस कमरे का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उस कमरे की आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो कमरे की जो आर्द्रता जो मापी जाती है वो किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। अभी आधुनिक समय के अंतर्गत यदि वर्तमान समय की बात करें तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक हाइग्रोमीटर आने लगे, उसके द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर थर्मामीटर यानी कि तापमान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम शरीर का जो टेम्परेचर करते हैं, कभी कभी हम चिकित्सक के परामर्श के लिए जाते हैं तो चिकित्सक भी अपने जीभ के नीचे एक थर्मामीटर जो लगाता है, उसके नीचे आगे की तरफ जो पारा जमा होता है और उसकी सहायता से वो पता कर लेता है कि इसका जो रोगी है उसका टेम्परेचर कितना है। तो इसके द्वारा थर्मामीटर के द्वारा हम टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। उसके द्वारा भी अभी आधुनिक समय में भी जैसे कोरोना बीमारी के अंतर्गत जो मेडिकल थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है तो स्क्रीनिंग दूर से ही करके इसका टेम्परेचर का पता कर लिया जाता है कि अत्यधिक टेम्परेचर वाला, जैसे यदि 37 से ऊपर टेम्परेचर आता है तो वो कहीं ना कहीं मानव के लिए असंतुलित और असामान्य करने वाली स्थिति होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो थर्मामीटर का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कुछ ये उत्पाद हैं, हमने 6-7 उत्पाद बताए हैं। जैसे ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव का उपयोग मैंने अभी बताया था कि जो पदार्थों को जो निर्जमीकृत करने के काम में आता है। लेमिनर एयर फ्लो पोष माध्यम पर एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए काम में लिया जाता है। सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रण करने के लिए किया जाता है। कोलेरीमीटर टट्टिबिलिटी के आधार पर जो प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए आदि उत्पादों को टट्टिबिलिटी के आधार पर आकलन करने के काम में लिया जाता है। पीएच मीटर यानी कि इसमें पीएच मीटर के द्वारा पीएच मान ज्ञात किया जाता है, चाहे मृदा हो जल हो, किसी का भी पीएच मान ज्ञात करना है तो पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी, कमरे का तापमान या आर्द्रता ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें थर्मामीटर, थर्मामीटर का उपयोग किस में किया जाता है, जो थर्मामीटर का उपयोग तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, चाहे वो शरीर का क्यों तापमान क्यों ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये इन उपकरणों का जो हमने आज अध्ययन किया है, इन सभी उपकरणों का जो उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बेसल मीडियम। बेसल मीडियम, बेसल मीडियम, बेसल मीडियम का मतलब है आधारिक माध्यम। आधारिक माध्यम कौन सा माध्यम होता है, आपने नाम सुना होगा एमएस मीडिया भी बोलते हैं, एमएस मीडिया। अब यहाँ 2 वर्ड दिए गए हैं एम और एस। एम एस का मतलब है, एम का मतलब है यहाँ पर मूरासुगे, मूरासुगे, और एस का मतलब है स्कुग। मूरासुगे और स्कुग दोनों वैज्ञानिकों ने एक ऐसा माध्यम तैयार किया जिस माध्यम के अंदर कुछ ऐसे उत्पाद डाले गए जिनकी उपस्थिति में पादप के जड़, तना, पत्तियों के कोई भी पार्ट्स से एक ही हिस्से से न जाने कितनों हजारों लाखों की संख्या में नए पादपों को उत्पादित किया जा सकता है, और वो भी बहुत ही कम समय में। तो कहने का मतलब एमएस जो मीडिया है, उस एमएस मीडिया की खोज किसने की थी, मूरासुगे स्कुग, और मूरासुगे स्कुग के नाम पर ही इस मीडिया का नाम रख दिया गया, एमएस मीडिया। कुछ वैज्ञानिकों ने और भी अनेक माध्यम बनाए हैं, परंतु एमएस जो मीडिया जो माध्यम है वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। कई बार एग्जाम में वाइवा में पूछ लिया जाता है कि एमएस मीडिया का पूरा नाम क्या है। तो एमएस का मतलब है
मुरासुगे स्कुग, दो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इस मीडिया का नाम MS मीडिया रखा गया है, क्योंकि इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने इस मीडिया को बनाया था। तो MS मीडिया के बारे में बात करते हैं। MS मीडिया में कई प्रकार के तत्व मिलाए जाते हैं। यदि हम बात करें, कुछ केमिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, फास्फोरस है। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको MS मीडिया में लिया जाता है। कुछ कार्बनिक अम्ल, अब यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन किस काम में आएगा, तो नाइट्रोजन जो होता है वो पादपों की वृद्धि के लिए काम में आता है। पुष्पन और फलन की यदि बात करें तो ये केवल वृद्धि करने के काम में आता है। हम देखते हैं कि गांव में देख लीजिए, चाहे जहां भी, भारत जो कृषि प्रधान देश है, कृषि कार्यों में आने वाली जो खेती है उस खेती में भी हम नाइट्रोजन के जो यूरिया है, यूरिया के रूप में नाइट्रोजन है उसको काम में लिया जाता है। जैसे यूरिया में जो हम देखते हैं कि जो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, तो इसी प्रकार ये नाइट्रोजन को उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो जैसे ऑक्सीन है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन है, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है। तो ये कई प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। ऑक्सीन है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड हैं। तो ये सभी जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स को कहीं ना कहीं इस MS मीडिया में डाला गया है, और इन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण ही पादपों में जो पुष्पन होता है और पादपों में फलन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर होती है। और कुछ किसान तो आजकल ये करने लग गए कि बेमौसमी फसलों को उगा रहे हैं, बेमौसमी सब्जियां उगा रहे हैं। उन सब का कारण ये क्या है, हार्मोन्स। क्योंकि समय से पहले यदि किसी को मुनाफा कमाना है या सब्जियां उत्पादित करनी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने को पादपों के लिए हार्मोन्स देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि MS मीडिया में इतने सारे उत्पाद मिलाए जाते हैं, और आजकल तो बाज़ार में MS जो मीडिया आता है उसका पूरा पैकेट मिलने लग गया। तो ये जो पैकेट है वो पैकेट MS मीडिया के नाम से बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत MS मीडिया का भी काफ़ी अभी रुझान बढ़ा है, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जैसे उत्पाद बनाए जाए तो उन सब के लिए MS मीडिया काम में लिया जाता है। उसके बाद में यदि हम जनरल बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर भी होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर, PTC जिसको हम बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्लांट टिश्यू कल्चर अर्थात पादप ऊतक संवर्धन का भी उपयोग किया जाता है। पादप ऊतक संवर्धन के द्वारा कोई भी पादप का कोई जड़, तना, पत्तियां ले लेते हैं और उसको जैसे MS मीडिया में रख देते हैं, और MS मीडिया में रख करके और कई प्रकार के एक ही पादप की जो हिस्सा है उससे कई प्रकार के असंख्य सैकड़ों पादप तैयार कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज बायोटेक्नोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन है और उनकी हिस्ट्री के बारे में, और जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो उपकरण आते हैं उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।